एंड दैट इज वन बिग रीजन कि इश्यूज आ रहे हैं इनफर्टिलिटी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओवरियन रिजर्व होता है और वो डिप्लीट करता रहता है ओवर द टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। तो एक्चुअली ये रिजर्व स्टार्ट कब होता है, बचपन से या पुबर्टी से स्टार्ट होता है? तो क्या इसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन और थ्रू अवेयरनेस, या हमें उस रिजर्व के हिसाब से चलना चाहिए रिवर्स वे में? तो ईस्ट्रोजन्स हमारी ओवरी से निकलते हैं, यस, बट ओवरीज आर नॉट द ओनली सोर्स। तो आजकल जो पीरियड का टाइम है वो काफ़ी डिक्रीज हो गया। पहले 13 था, अभी 9th 10th से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है? कि आफ्टर 40 आपका एक्सरसाइज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फॉर ईच क्वेश्चन देयर विल बी टू आंसर, मिथ या ट्रुथ। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन कम होता है दैट इम्पैक्ट्स आवर स्किन एंड हेयर। सो यू नो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड फॉर इट, शिवोल्यूशन। कहते हैं एक स्त्री को मन को समझ पाना भगवान के लिए भी मुश्किल है। कभी सोचा है आपने क्यों एक ही पल में वो हंसती है और अगले ही पल वो उदास हो जाती है? क्यों उसे कभी कभी जोर से बोलकर अपना जज्बा जताना पड़ता है? क्यों सेल्फ डाउट उसके पर्सनालिटी का पार्ट है? इन सब सवालों का जवाब केमिकल लोचा नहीं हो सकती। इसका आंसर छुपा है अपने बॉडी में ही। आज के इस एपिसोड में हम करेंगे डिकोड वुमेन्स बॉडी के और मन के ऊपर, प्लस उसके मूड स्विंग्स, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्यों ये सब हो रहा है। क्या ये मूड स्विंग्स है या सर्टेन हॉल ऑफ इमोशंस है, या ये एक्चुअली में इम्पैक्टेड बाय हॉर्मोन्स है? टुडे we are going to discuss about hormones and impact on women's body through evolution with our gynecologist and fertility specialist Dr. Parul Sehgal, जिनके साथ हम बात करेंगे 3 different phases of women body, which is puberty, then fertility, and last is menopause. So let us welcome Dr. Parul on Beyond the Frameworks. It's an honor to talk to you, Dr. Parul. Yeah, you are very famous in your field of work, being a gyna and fertility expert. Beside that, you have also done many research on two things. One is on reproductive medicines, and you are integral part of counseling also for your patient. So, how you are finding this experience today? See, over all these years, I have been surrounded by females all the time, and I know we all, sometimes the mood is on my patient, and sometimes the mood is on me. So we both have to sit together and understand each other. So over these years, me and my patients, we have created a bond. They know that when I am not feeling well, they get that feeling, and they ask me also, something is wrong with you. And obviously, when they are sitting in front of me, they must be having a lot of problems, must be sitting there with some gynae problem or some other problem, fertility issue. We have young females with us. We have adult females, menopausal females, all a spectra of females. They visit me for various reasons. But nothing goes without counseling. We have to reach them, to understand them. Counseling, understanding their problems, understanding their emotions. You cannot treat a disease without understanding a female emotions. That is the crux of this talk that I want to bring it on the platform, Hmm. that for the family, for the husband, for the kids, everybody should know that treating a female is can never be without understanding her emotions. Whatever respite you will get from medicine will be temporary if we are not healing her emotionally. आप तीनों स्पेक्ट्रम को हैंडल करते हो। पहले पुबर्टी, सेकंड स्पेक्ट्रम आपका फर्टिलिटी है, थर्ड स्पेक्ट्रम इज मेनोपॉज। ये सारे प्रॉब्लम एरियाज है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब अगर मैं सोचूं एज ए फीमेल,
मैंने शायद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट करा था, तो नोटिस की मेरे बॉडी में क्या हार्मोन है, क्या इम्पैक्ट है। बट क्या तभी करना चाहिए या बहुत अर्ली एज में, जब शुरू से ही करना चाहिए? हम्म तो व्हाट इज योर व्यू? हम्म तो सी इन माय ओपीडी आई गेट टू सी नॉर्मली मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब यंग गर्ल्स लाइक 18-20 ईयर ओल्ड दे कम टू मी और मुझसे पूछते हैं कि इतना फटीग क्यों हो रहा है या हमारी साइकिल्स इरेगुलर है, समथिंग इज रॉन्ग विद माय बॉडी। एंड आई फील कि ये अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, यंग फीमेल्स को नहीं पता होता। जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई हीमोग्लोबिन कम है या कोई बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, थायराइड है या कुछ है। सो अवेयरनेस तो प्यूबर्टी से पहले से ही पेरेंट्स पेरेंट्स को पहले वो अवेयरनेस लानी है उस बच्चे में जो गर्ल प्यूबर्टी की तरफ जा रही है। प्री प्यूबर्टल ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द माइलस्टोन ऑफ लाइफ। नींव बनती है हमारी जिंदगी की वहीं से। बच्चा अगर हीमोग्लोबिन से भी डेफिशिएंट है तो वो इरिटेबल, चिड़चिड़ा होगा, उसका फोकस अलग होगा। हम उसे अम, उसको खेलने के लिए या और पढ़ने में मेहनत करने के लिए जोर लगाएंगे, बट वो तो एनीमिक है, उसको तो सपोर्ट चाहिए जो हमें पता ही नहीं ना उसे पता है। तो उसका एक और माइंडसेट डेवलप होगा रेजिस्टेंस क्रिएट करने का, रिबेल का, या मूड इरिटेबिलिटीज हो रही हैं उसको। तो एज ए मदर एंड फादर वी शुड टेक दैट चाइल्ड फॉर फिजिकल फिटनेस, हम्म। लाइक उसके वाइटल पैरामीटर्स आर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ द चाइल्ड इज ग्रोइंग वेल, गुड इन स्पोर्ट्स, तो ऐसा बच्चा नॉर्मली अपने प्री प्यूबर्टल और प्यूबर्टल ईयर्स को अच्छे से निकालता है। बट किसी भी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, सुस्त है, और उसका 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 किसी फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का इंक्लिनेशन नहीं है, वो रूम में रहना चाहता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि वहीं पे प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है, and we have to find solutions for that. So that is why I tell you that pubertal care is very important in the life of a young female. And then finally, when she grows and when she gets mature in life, in later years also. So, there is a very beautiful word for it, shivolution. हम्म। You know, shivolution means that a woman, life is never static. हम्म। It always keep on going in a flow, in a different mode, Ongoing from a changes. yes, from girl to a young woman to a mature woman to an elderly woman. She will have so many phases in life, हम्म। and she is always, it is a tendency of a woman to, to catch उस एरा को वो पकड़ के रखना चाहती है, ओके। उसे छोड़ना नहीं चाहती है, यू नो छोड़ना है हमें। नेक्स्ट फेज के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि पकड़े रहेंगे तो डिसीजेस और मेंटल अनरेस्ट होगा। इफ वी गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, इफ वी prepare ourselves to the next stage, life would be better. And definitely, you can take my word, life would be better. You will never want to go back. तो अगर आप अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर करेंगे, लाइक अ चाइल्ड, अगर उसका अच्छे से उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, हेल्दी बॉडी है उसकी, तो वो अपनी टीनेज को बहुत एंजॉय करेगी। अगर टीनेज में उसको सपोर्ट थेरेपी या जो भी उसके हार्मोनल इश्यूज क्रिएट हुए उनको उसी समय एड्रेस कर लिया, तो उसका यूथ बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। वो अपनी यूथ को एंजॉय भी करेगी और अपनी लाइफ को भी शेप करेगी, अपना करियर भी डेवलप करेगी। सिमिलर वे में देन नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा उसके बेबीज का, उसके मदरहुड का, उसकी फैमिली लाइफ का। उसमें भी सबको पता है, वी ऑल नो दैट लाइफ इज नेवर सेम। यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कीप ऑन कमिंग इन योर लाइफ एवरी टाइम, ऑल द टाइम, मगर वो उसे भी फेस कर लेगी और वो उसको भी पार करेगी अगर उसकी बॉडी हेल्दी होगी। तो यहाँ हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ
एज वेल एज इमोशनल हेल्थ। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल हेल्थ के बिना फिजिकल हेल्थ नहीं हो सकती, फिजिकल हेल्थ के बिना इमोशनल हेल्थ नहीं हो सकती। बट शायद फिजिकल हेल्थ इज अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर हम इस प्रॉब्लम के बीच में फंसे हुए हैं, लाइक इफ वी आर स्टक अप इन समवेयर दैट फिजिकल और इमोशनल दोनों इश्यूज चल रहे हैं, तो आई थिंक कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, माय पर्सनल सजेशन इज, let's start from the physical part. First, get your basic body test done. Meet a good specialist, a healthcare professional. Get your body in shape. Get your body parameters in shape. And believe me, 110% you will land up with a good emotional well-being also. तो अभी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया कि प्री पुबर्टी स्टेज जो है उसमें वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, है ना? अभी प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप राइट फूड खाओ। ओके, बिसाइड फैंसी फूड, मैं फैंसी फूड की अभी बात ही नहीं करी। राइट फूड खाना है एंड एट द सेम टाइम आपने ऑल्सो ये भी मेंशन किया कि राइट फॉर्म ऑफ टेस्ट भी करने हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो भी लेजीनेस है या कुछ भी है तो वो क्यों हो रहा है ना? तो वो पहले तो आप हमें वो 5 फूड बता दो और प्लस साथ में वो टेस्ट भी क्या है जो करना चाहिए, बिकॉज़ जनरली वैक्सीनेशन सारे हमारे 7 और 10 बाय एज 10 सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं बच्चा नॉर्मल है, खेलता रहता है, वो ठीक है। हम जनरली कोई टेस्ट नहीं करते अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम है या रिकरिंग इश्यूज आने लगे, है ना? तो बट क्योंकि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस और नॉलेज बाइट्स देनी है बीच बीच में, तो उसमें क्या क्या होगा? सी हमारी बॉडी जो है ना, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग। सो जब हम वैक्सीनेशन वाला फेज में जब बच्चा होता है 1.5 साल तक, जब उसको वैक्सीनेशन दे रहे होते हैं हम, तो हम देखते हैं कुछ बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं, कुछ बच्चे चॉक्स जैसी चीजें खाते हैं, कुछ बच्चे बार बार रोते हैं, कुछ बच्चे इरिटेबल मूड्स में होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव तो नॉर्मली सारे ही बच्चे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये सब नॉर्मल पार्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज, कैल्शियम डेफिशिएंसीज उसी समय डेवलप होने लगती हैं। तो हम अक्सर बच्चों को समझते हैं कि उनका कलर फेयर है, हो रहा है, हाँ। या उनके बाल ब्राउन हो रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साइन भी हो सकते हैं। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मदर अपने लेवल पे बच्चे को फ्रॉम द बिगिनिंग अ, कैसे न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप से, क्या इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बच्चे को एक फाइबर कंटेंट बॉडी में ठीक जाना चाहिए जिससे उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। देन वाटर इनटेक बच्चे का ठीक रहना चाहिए। बच्चे अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, और मैंने खुद देखा है कि 10-11 साल के बच्चों को लिवर इश्यूज हो गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है ना फीजी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स टाइप की चीजें ले रहे थे। देन उनकी बॉडी में चुकंदर है, जैसे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मदर को किसी भी फॉर्म में उसको बेबी की बॉडी में पहुंचाना है। बादाम है, नट्स हैं, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हाँ। तो हमें एक पूरी तरह से बच्चे को, बॉडी को एक बैलेंस डाइट, उसको हमारी तरह का खाना देना है। अक्सर 2 साल तक के बच्चों को मैं देखती हूँ कि दे आर टेकिंग मदर मिल्क। हाँ। और एवरी आज की जनरेशन में भी, इस समय भी मुझे 22-23 ईयर ओल्ड पेरेंट्स को ये बताना पड़ रहा है कि टिल 2 इयर्स तक ओनली मदर्स मिल्क इज नॉट अ सुपर फूड। वो कोई बहुत अच्छा फूड नहीं मिल रहा है उसको, अगर बच्चा सिर्फ मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है या बार बार मदर मिल्क मांग रहा है, तो उसकी एपेटाइट भी जा रही है, उसका न्यूट्रिशन भी खत्म हो रहा है। उसको स्विच ओवर कराना है हमें हमारे जैसे नॉर्मल हेल्दी फूड पे। हेल्दी फूड पे। ओके। और जो एडिशनल टेस्ट आप बता रहे थे जो करना चाहिए आफ्टर जैसे 7 मैंने आपको 10। बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड पैरामीटर्स, हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए आपको, अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है। और अगर हमें लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक वेट गेन या स्वेलिंग या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं,
तो बॉडी में सीरम कैल्शियम के टेस्ट भी होते हैं, विटामिन टेस्ट भी होते हैं, तो बेसिक टेस्ट, थायराइड के टेस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे समय। सो आपके पास ऑल्दो बहुत ही हाई लेवल पेशेंट आते हैं, हाई लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल, बट आपका स्पेक्ट्रम जो है वो पुबर्टी से लेके मेनोपॉज तक है। तो एज पर स्टैटिस्टिक्स कितने टिल 20 एज आते हैं आपके पास? एक्चुअली उतनी अवेयरनेस है, लोग आते हैं? नॉर्मली जो मेरे पास 20 ईयर ओल्ड गर्ल्स आती हैं वो ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो हेयर ग्रोथ, एक्ने अच्छा। या पीरियड प्रॉब्लम से आती हैं, और 50% कंडीशन में पेरेंट्स लेके आते हैं, और बहुत सारी गर्ल्स आती हैं जो हॉस्टल में रहती हैं या जिन्होंने अभी जॉब शुरू करी होती है, एंड कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं उनको अपनी लाइफ में, तो वो तब आते हैं मेरे पास। अच्छा, तो आजकल जो पीरियड का टाइम है वो काफी डिक्रीज हो गया। पहले 13 था, अभी 9th 10th से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है मेजरली? अगेन हमारी बॉडी में एक पूरा क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और एक पूरी एक्सिस काम करती है उस पे, जिसको हम एचपीओ एक्सिस कहते हैं। एच तो उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी तीनों सिंक्रोनाइज्ड वे में दे वर्क। ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर सारा जो विजुअल हमारा जो कॉर्टेक्स है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ओवरीज को। ये जब ये चैनल एक्टिवेट हो जाता है, नॉर्मली क्या होता था पहले, एक सर्टेन बॉडी वेट चाहिए होता है इस चैनल को एक्टिवेट करने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे पहले से ही थोड़ा ओबेसिटी की तरफ भी हैं ही, और विजुअल उनको मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, दिल हियरिंग थिंग्स, दे आर सीइंग एवरीथिंग अराउंड, दे आर पार्टिसिपेटिंग। पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे चीजों को जानते हैं। आप अगर आप देखो किसी भी यंग फैमिली में जाओ, तो बच्चे बीच में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिस्कशंस में, उन्हें सब पता होता है कि पेरेंट्स के साथ घर में क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी कार लेने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट पे पापा मम्मी कौन सी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई थी पिछले समय घर में। तो दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन देयर हाउस होल्ड। इतना like an adult they are participating, a 7 8 year old girl or boy is participating in the discussion like an adult, you know. So when they have so much knowledge, they have access to everything, mobiles, uh, screens, everything, everywhere. So they are behaving like almost adults. राइट। तो दे आर नॉट चाइल्ड एनी मोर, दे आर बिहेविंग लाइक एडल्ट, एंड वी आर ऑल हैप्पी कि ये मेच्योर की तरह बिहेव कर रहा है, ये सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ केयर। तो बॉडी का वो एक्सेस तो काम करेगा ही। तो हमारा जो एक्सेस है एचपीओ एक्सेस, उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, और वही काम जो 2 3 साल बाद होना था वो जल्दी 8 इयर्स पे बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो इसमें और एक एडिशन है कि जनरली पीकॉस एक बहुत ही आम और या बोल लो कि बहुत ही जनरलाइज्ड बीमारी हो गई है। अगर मैं अपने अराउंड देखूं, जो भी 22 25 से लेके 22 से 27 एज है, वो भी सारे इससे सफर कर रहे हैं। तो इट्स एन अलार्म फॉर अस कि हम अपना हेल्थ सही से नहीं देख रहे हैं, या इट्स एज पर द लाइफस्टाइल? तो हमारी बॉडी में जो स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं जिनमें एग रहता है, दैट स्मॉल वाटर बैग्स आर कॉल्ड फॉलिकल, एंड दे आर वेरी स्मॉल, लाइक दे आर ओनली 2 to 3 millimeter इन साइज। तो ओके। लेकिन उनका बंच जो होता है इतना इतना एनॉर्मस होता है, 4 5 4 times 5 times इवन मोर देन अ नॉर्मल ओवरी। नाउ व्हाट हैपेंस, नो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, कि आप अगर एक गमले में पौधा कितने लगाते हो, आप एक गमले में एक ही पौधा लगाते हैं ना। अगर हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो क्या होता है, वो बॉन्साई बन जाते हैं, लाइक हाँ। कोई भी पौधा ग्रो नहीं करता, एंड दे फाइट विद ईच अदर टू गेट न्यूट्रिशन। तो इतना ही सिमिलर कंसेप्ट हमारी ओवरीज में भी है, कि अगर ओवरी के अंदर बाय, तो वो जेनेटिक्स में भी आ रहा है, तो अब तो जेनेटिकली ओवरीज नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सेम होती जा रही हैं। तो बाय जेनेटिक्स और बाय एनवायरमेंट, अगर हमारी ओवरीज ओवर स्टिमुलेट हो गई हैं एंड दे हैव टू मेनी फॉलिकल्स इन देम, तो वो फॉलिकल्स आपस में कॉम्पीट करेंगे फॉर द न्यूट्रिशन, तो कोई भी ग्रो नहीं करेगा। अब ओके। ग्रो नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन, हेल्दी ओव्यूलेशन हेल्दी हो। उस साइकिल में उस बच्चे को नहीं होगा। हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं होगा
तो उस फीमेल का जो लाइनिंग है, शेडिंग वाली स्टेज पे नॉर्मली जब 14 डेज के बाद शेडिंग होनी चाहिए थी, वो 14 डेज के बाद शेडिंग नहीं होगी, नहीं होगी। पीरियड्स नहीं आएंगे। अब लाइनिंग धीरे-धीरे ग्रो करेगी, 2 महीने या 3 महीने में जैसे-जैसे उसको टाइम मिलेगा, तब वो अपने जब एक लेवल पे पहुँच जाएगी, तो उसे पीरियड्स आएँगे, तो साइकिल डिले हो गई। हुँ। अब जब कोई भी चीज़ इतना डिले हो रही है, तो अंदर कोई हार्मोन अनरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो हॉर्मोन्स जो थे, जो उनका उनका एक साइक्लिकल पैटर्न था हमारी मंथली साइकिल में, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो वो जो एक्सेस हार्मोन है हमारी बॉडी में, प्लस अगर वेट भी है, तो बॉडी में एक्सेस हार्मोन घूम रहे हैं। वो एक्सेस हार्मोन डेविएट हो रहे हैं टुवर्ड्स मेल हार्मोन्स की तरफ, जो बियर्ड क्रिएट कर रहे हैं, पिगमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, मेल लाइक बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, बाल्डनेस कैन क्रिएट, हेयर फॉल हो सकता है, एक्ने हो सकता है। इस तरह के सारे पीसीओ करेक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और उसको हम अर्ली एज से टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, लाइक जिम कर लो, योगा या एनी गेम एक्टिविटी में, तो क्या डज दिस हेल्प इन गेटिंग अ गुड लाइफ और गेटिंग गुड बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स इन लेटर स्टेज, नेक्स्ट 20s जो होते हैं? क्योंकि हम हर 20s में नेक्स्ट 20 की तैयारी कर हुँ। लेते हैं, मतलब बॉडी बाय डिफॉल्ट करने लगती है जेनेटिकली, है ना? तो बिसाइड फूड, गेट प्लस आपका जो इमोशनल हेल्थ, प्लस अगर प्रॉपर जिमिंग और प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करें, तो डज दिस एंश्योर कि नहीं मुझे नेक्स्ट फेज ऑफ यस, सही। लाइफ में वो डेफिनिटली सी आपने हम सब जानते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर कि दे सेलिब्रेट अराइवल ऑफ पीरियड्स, हम्म प्यूबर्टी को सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली इसका एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस। देन हम जानते हैं हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और फ्रॉम सेंचुरीज हमेशा से लड़कियों को कभी लोगों ने डिस्करेज नहीं किया, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, डांस और म्यूजिक, ये सब एक तरह की फिजिकल एक्टिविटीज हैं। एंड आई थिंक कि फीमेल्स के लिए इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, लाइक डांस इज अ वेरी कोर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एनी गर्ल टू बैलेंस हर हॉर्मोन्स। यू नो जितने भी तरह के डांसेस बने हैं, जो कि क्लासिकल हो या नॉन क्लासिकल, दे आर दे हेल्प योर बॉडी, आपकी बॉडी की फिजिकल और हार्मोनल हेल्थ के लिए। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम करती है बॉडी को, पीस रिलैक्सेशन देती है, रनिंग। सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारी हमारी लाइफ में पहले थी। हाँ, अब जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें ये सब हट गया है, और इसकी जगह किसने ले ली है रत्ना? स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में। सो ये अब होने लग गया है कि हम ऐसे बैठे हैं, और ये हमारा फ्रॉम डे टू इवनिंग, जैसे ही बच्चा स्कूल से आया उसने बैग फेंका और वो ये बैठ गया, मदर किसी काम में लगी, बच्चे ने स्क्रीन पकड़ ली। हमने रेस्टोरेंट्स में जाना है खाना खाने, हम बाहर वेट कर रहे हैं, हमने बच्चे को, छोटे छोटे गोदी के बच्चों को मैंने देखा कि लोग स्क्रीन दिखा रहे हैं, कि बच्चा नहीं तो रेस्टलेस हो रहा है, वो भागेगा, उसको भागने नहीं देना है, तो उसको स्क्रीन दे दी। हाँ, तो कहीं न कहीं हमने वो फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया है कि हाउ टू एन्जॉय योरसेल्फ, है ना? हमें एक मतलब शायद वो हम पेरेंट्स से ही आ रहा है कि हम खुद भी थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते, पहले हमें स्क्रीन चाहिए। मतलब और 20 कई इयर्स से तो ये है ही। हाँ, एंड 20 इयर्स इज, बिलीव मी, इज अ वेरी क्वाइट टाइम। एक टाइम, 20 इयर्स का टाइम नेचर को, इवोल्यूशन को हमें समझने के लिए या उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने के लिए कम नहीं है, अच्छा खासा टाइम है। नेचर सेंस कर लेती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है अकॉर्डिंग। तो अब जो नई जनरेशन आएगी, वो रेस्टलेस है, वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं टिकते नहीं है, वो दे आर हंग्री फॉर यू नो स्क्रीन टाइम। दे आर, वो अपने आप ही नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, वो फास्ट फूड के लिए और स्क्रीन टाइम के लिए पहले से ही उसको इंक्लिनेशन है। हाँ, मैंने रिसेंटली एक रूल पढ़ा था 8+8+8। अगर देखो तो 8 आवर्स अपने मतलब जो भी आपका प्राइमरी बेसिक काम है, या तो जॉब कर लो, स्टूडेंट हो तो पढ़ लो, वो करो। नेक्स्ट 8 आवर्स गुड स्लीप होना चाहिए। जो नेक्स्ट 8 आवर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 आवर्स ईच, जिसका पहला टाइम है कि आप कुछ भी 2 आवर्स में वो करो जो आपको अच्छा लगता है, व्हिच इज हॉबी और फिजिकल एक्टिविटी, एनीथिंग जो आपको पसंद है।
नेक्स्ट टू आवर्स फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वो बहुत जरूरी है बिकॉज वी कम्युनिकेट। चाहे कुछ करो नहीं करो, चाहे चुपचाप बैठ के फ्रेंड्स के साथ बात करो, बट यू एंजॉय दैट। आपकी बॉडी वो ऑब्जर्व करती है। और नेक्स्ट 2 आवर्स आप मिक्स ऑफ वर्क जो भी आप करते हो जनरली वो करो। तो समहाउ टोटल टाइमिंग को ऐसे डिवाइड करना चाहिए, बट आई डोंट नो कि हाउ, बिकॉज बच्चे तो अपने से ही सीखते हैं। सो कितना हम फॉलो करते हैं और कितना उनको पासन होता है, बिकॉज हर चीज बोल के नहीं कराया जा सकता। आप यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि ऐसे करो, तो ये इम्पैक्ट है ना। एग्जैक्टली। और हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक हिडन क्लॉक है, जो अपने ऑटोमेटिक चल रही है। आपने अलार्म लगाया 7 o'clock का, तो आप 7 बजने में 5 मिनट पे अपने आप ही उठ जाते हैं। हाँ। तो आपकी आंखें बंद है, आप तो देख नहीं रहे, बट बॉडी के अंदर एक क्लॉक ऑलरेडी सेट है। तो फ्रॉम द मोमेंट जब हम वी टेक बर्थ, और जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, वो क्लॉक और स्ट्रांग होती जा रही है। उस क्लॉक में हम जो जो इनपुट डाल रहे हैं, वो फीड होता जा रहा है। तो जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उसको, वो फीड हो रहा है। हमारे हैबिट्स, हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स, सब उसमें स्टोर हो रही हैं। आप सडनली किसी भी चीज को बदल नहीं सकते। आज आपने मेडिसिन शुरू कर दी, या आज ही आपने जिम शुरू कर दिया, या आज आपने कोई एक्टिविटी शुरू करी, मगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस देगी। उसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करेगी, आपको रोकेगी। क्योंकि जैसे आपने उसको फीडबैक दी है, वो स्टोर्ड है आपकी बॉडी के कंप्यूटर के अंदर, स्टोर्ड है। तो हमें फ्रॉम द अर्ली फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली एक डिसिप्लिन, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि वो डिसिप्लिन रहे लाइफ में। उसे हम्म। पेरेंट्स भी फॉलो करें, उसे बच्चे तभी बच्चे फॉलो भी। करेंगे। हाँ। सो नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं, जिसमें कि अ, जो मेरा 20 से 40 वाला एज है, ठीक है। उस एज में दो दो सिनेरियो होता है। या तो इधर आई विल बी पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, बिसाइड माई बॉडी क्लॉक्स एंड एवरीथिंग। सबसे जो डिफिकल्ट और सबसे जो इनहेरेंट चेंज दिखता है वो है आइडेंटिटी क्राइस। मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? जैसे एग्जांपल है कि मैं कॉर्पोरेट में काम करना चाहती हूँ, मेरा एस्पिरेशन है कि मैं नेक्स्ट लेवल मूव करूँ ओवर द लैडर, ठीक है। या आप डॉक्टर हो, आपको लगता है नहीं मुझे एचओडी होना चाहिए, एग्जांपल है। इट कुड बी फॉर एनीवन। फिर हम फिर उस केस में फीमेल्स जनरली दे फॉरगेट कि दे आर फीमेल्स, और दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक मेन। एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि द वे ऑफ मैनेजिंग टीम फीमेल और मेल का हमेशा ही डिफरेंट है और रहेगा, बिकॉज हमारा बाय नेचर वी आर डिफरेंट। बट हम चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, हमें लगता है नहीं बहुत चिल्लाओ लड़कों की तरह तो शायद हमें नोटिसेबल होंगे, है ना। तो दैट इज आइडेंटिटी क्राइस, जिसमें कि हम अपनी स्ट्रेंथ भूल के वी ट्राई टू अडॉप्ट जो भी मेल्स करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो व्हाई वी आर नॉट दैट प्राउड फॉर आवर सेल्फ, जो हम है जैसे भी है। हाउ टू स्ट्रेंथन दैट, वो जेंडर को, मतलब वो इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे उस पे अप्लाई करें हर चीज पे, रेदर देन फॉलोइंग मेल्स और अदर एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही, जो आपने अभी बोला ना, कि फीमेल्स जो होती हैं, वो जब किसी अथॉरिटी उसमें आ जाती हैं, दे सडनली दे ट्राइंग, की वो कोशिश करती हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, उनको समझें, उनकी बात को मानें। बिकॉज ये तो हमारी सोसाइटी का ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हाँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वुमेन्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर वैलिडेशन। उनको इक्वालिटी के लिए दे आर फाइटिंग, यू नो। अब क्या इम्पोर्टेंट है कि जो वुमेन है, जो अपने वर्क प्लेस में है, तो सी, वर्क प्लेस में whoever इज अ मैनेजर, whoever हैज अ टीम अंडर देम, उनको उसे कंट्रोल तो करना ही है। अब वो कंट्रोल करने के सबके अपने मोडस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ये तो इनहेरेंट टैक्ट है। कुछ लोग बहुत टैक्टफुल होते हैं, चाहे फीमेल्स या मेल्स, और वो उसे बड़े ही टैक्टफुली सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजों को। बट मोस्ट ऑफ अस, हम सब, वी गेट कैरिड अवे। तो चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो अगर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी टीम को, तो मैं ऐसा मानती हूँ, रत्ना, कि फीमेल्स को पिक आउट ज्यादा किया जाता है।
उनकी हर चीज को। हाँ, राइट। हाँ, मतलब अगर उसने अपनी टीम को कुछ समझाने की कोशिश करी या अपना डिसअप्रूवल शो किया, तो उसको ज्यादा फील कराया जाएगा दैट यू आर बिकमिंग अ बॉसी। हम्म। हाँ, उसको फीमेल्स भी फील कराएंगी, उसको मेल्स भी फील कराएंगे उसके अंडर के, उसको जज करेंगे, उसको। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो हर बार शायद वो फीमेल सोचती है कि जब तक मैं इस लेवल पे आके नहीं बोलती हूँ इन्हें, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। हम्म। तो वो एक एक चीज सेट हो जाती है, क्योंकि एवरीबडी इज शोइंग रेजिस्टेंस, हम्म। कि ये है ये है हमारे सोसाइटी में। और हमको बहुत क्लेवर होना चाहिए कि हम इस चीज में फंसने से पहले अपनी जो अंडर लोग हैं, ठीक है, उन्हें कैसे कंट्रोल करें। अब एट दिस पॉइंट आई वांट टू आस्क यू कि कितनी फीमेल्स का रेशो है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो फीमेल्स सीनियर पोस्ट पे हैं जिनके और कितने मेल्स हैं, ये रेशो कितना है? बहुत कम है, 1:10। तो आप मतलब सोचो ना, 10 में से एक, वो भी बड़ी मुश्किल से रहे। तो बहुत आप मुश्किल से। सोचो जब वो रेशो इतना कम क्यों है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, स्टार्टअप्स में सारे मैनेजर्स सब क्या है, हाँ। मेल्स हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या और जगहों पे भी जहाँ फीमेल होल्ड कर आ गई एक पोजीशन में, सीनियर पोजीशन में, तो उसको मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि पहले ही बहुत रेजिस्टेंस मिलता होगा, हाँ, कि राइट। उसको अपने को प्रूफ प्रूफ करना ज्यादा पड़ता करते। होगा कि आई एम यू नो सो एंड सो, एंड मैं इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हूँ। राइट। तो पहला कंपटीशन तो उसका अपने साथ के मेल से शुरू हो गया। सेकंड, उसको प्रूव करना है टू द जूनियर्स। हाँ। ये तो बहुत बड़ा टास्क है। इस पे तो हमें, मतलब इनफैक्ट इस पे तो एक कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयज के लिए भी होना चाहिए कि हाउ दे शुड अब ये सब इस बात पे बुरा मानते हैं, बट मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपके सीनियर मैनेजर्स आपको जो टास्क दे रहे हैं, आपको जो सिखा रहे हैं, उसके लिए एम्प्लॉयज का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। यू नो कि आप उसे एक्सेप्ट करो, कोशिश करो करने की। अभी आजकल सबसे ज्यादा स्टिफनेस यही रेजिस्टेंस चल रहा है कि एवरीबडी इज फीलिंग बैड। बैड। सीनियर भी बैड फील कर रहा है, जूनियर भी बैड फील कर रहा है। दोनों को लग रहा है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो कह रहा है वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है। सी, ये तो, अब इसमें जो हमारी फीमेल्स हैं, आर दे रियली एक्टिंग लाइक अ मेल? मैं तो बोलूंगी मेल के जैसे ही रहो ना, मेल के जैसे ही रहो। मेल मल्टीटास्क नहीं करते, डोंट मल्टीटास्क, हाँ, राइट। स्टॉप मल्टीटास्किंग। ये लेटेस्ट फीमेल्स के लिए लेटेस्ट एडवाइस आ रही है कि प्लीज स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्क करने से फीमेल्स को मेडल नहीं मिला। किसी फीमेल को पिछली 2 जनरेशन या एक जनरेशन में, जिसमें भी, जब से वर्किंग वुमेन्स आई, उन्होंने अपने घर भी संभाले, बच्चे संभाले, रिलेशनशिप संभाली, कैरियर संभाले, अपना सब कुछ मैनेज किया, खुद को भी फिट रखने की कोशिश करी। इसका अभी तक पिछले 2 जनरेशन में किसी फीमेल को मेडल नहीं मिला। हम्म। देयर इज ओनली एन इनर सेटिस्फेक्शन जो वो पा सकती हैं इससे, बट वो इनर सेटिस्फेक्शन भी उन्हें कोई अचीव नहीं करने देता। रीजन बीइंग कि व्हेन यू आर मल्टीटास्किंग, कुछ ना कुछ तो कमी कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। उसी कमी को पिन पॉइंट किया जाएगा। सो अब क्या करे फीमेल? मल्टीटास्किंग ना करे, सबका ध्यान नहीं करे, वो तो उस उसके ऊपर डिपेंडेंट है ही सब लोग। बट कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग की भी एक लिमिट होती है। हम सब ने एक्सीड करी है, आपने भी करी होगी, हाँ। कि अगर ओवर ओवर हम अपने आप को ओवर गिविंग, सो आवर एटीट्यूड इज लाइक ओवर गिविंग। हाँ, राइट। हर चीज में अपने आप को एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर देना। वहां वो चीज के लिए ट्रेनिंग यंग गर्ल्स को पहले से मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसे सीखते हैं तब तक हमारी काफी एज निकल। एज निकल जाती है। तब तक डैमेज बॉडी को हो चुका होता है। तब तक डैमेज हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी बोन्स को, हमारे हार्ट को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बहुत वाइटल डैमेज हो चुका होता है। यू नो जिसकी वजह से हमें अलग अलग नाम मिलते हैं, कि लाइक शाउटिंग लाइक अ मेल, ट्राइंग टू बी बॉसी। हाँ, फीमेल को बोला जाता है ये तो हाउस की हस्बैंड है। हम्म। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा
कि बच्चे भी डिसिप्लिन के लिए मदर की तरफ ही फिंगर पॉइंट करेंगे, शी इज ट्राइंग टू डिसिप्लिन अस, वो डरेंगे चाहे फादर से भी, लेकिन डिसिप्लिन। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्स्ट्रा पे जाने से पहले वी हैव टू टीच आवर गर्ल्स टू लिमिट आवर सेल्फ। वो बहुत फाइन रास्ता है, बहुत फाइन जोन है, कितना रोकना है हमें और कहाँ हमें ओवर गिविंग, कहाँ हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा जोन जो हमें एग्जॉस्ट कर रहा है और बदले में हमें गिल्ट दे रहा है, वी हैव टू टीच आवरसेल्फ टू स्टॉप अस, कि मुझे गिल्ट नहीं लेना है। राइट। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो गिल्ट तो पार्टनर को भी सिमिलर आना चाहिए ना, बट ऐसा तो नहीं होता। हाँ, तो जो हम सोसाइटी में देख, एंड सो मेनी women आर नाउ सिंगल, दे आर रियरिंग अप देयर किड्स solely हम्म। on their own। हम्म। तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो कहाँ रोके अपने आप को, कैसे रोकें? और यू कैन आस्क फ्रॉम हियर, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट? मैं इस पे क्या, आई वांट टू ऐड हियर वन थिंग। अभी जो हमने डिस्कस करा है कि नहीं, हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो उसका स्टार्टिंग मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं हम घर से ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मदर कुछ बोलती है ना, तो सब ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये कैसे बोल रही है। आइडियली उसी टाइम एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड एंड क्यों बोल रही है, इवन बच्चे, है ना। क्योंकि घर से ही स्टार्ट होता है। आप देखोगे वही घर पे मदर बोले नहीं ये नहीं करना, तो उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज है कि नहीं आपको आज हम कहीं जा नहीं रहे, इस ये 4 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ जो डिस्कशन और एक लूप क्रिएट करने की जगह, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहे हैं। और ये शायद यही से अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग ही करना चाहिए कि हाउ टू बी एम्पैथेटिक, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट अनदर वुमेन। क्योंकि एक दूसरे का करेंगे तभी शायद ऊपर ये जो प्रूव करने का लूप है ना वो कम हो सकता है। सी आई पर्सनली बिलीव, जैसे हमारा स्कूल है ना, स्कूल में हम लोगों के अलग अलग हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, और उसमें उसमें सेल्फ केयर एंड अपने पे काम करने का एक अलग, यू नो एक हम्म। अलग पीरियड होना चाहिए, जिसमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपको उनको ट्रिकी सिचुएशंस देनी चाहिए कि हाउ हाउ यू शुड बैलेंस योर सेल्फ एज ए इस पोजीशन में। सपोज आप मैनेजर हो, सपोज आप डॉक्टर हो, सपोज आप बच्चों को तो शुरू से आदत होती भी है घर घर हाँ। खेलने की, एंड दे वांट टू इमिटेट, वो इमिटेट करते हैं एडल्ट्स को, उनकी लाइफ को, मैं पायलट बनूंगा। तो आजकल आपने देखा होगा ऐसे एरियाज भी हैं जो बच्चों के लिए उनको एज ए पायलट, एज ए सम ऑफिस उनको दिया जाता है, उनको हॉस्पिटल सेटअप दिया जाता है, और वो खेलते हैं उस जोन में जाके। उसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को सेल्फ, अपने बारे में अपने आप से टॉक करना सिखाएं, अपने बारे को, अपने को जानना सिखाएं। लाइक अ फीमेल चाइल्ड, अ मेल चाइल्ड, वो उनको उनको मोस्ट ऑफ द हाउसेज में, घरों में अपने उनको इक्वल अपब्रिंगिंग का मौका तो मिल रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ चीजें हैं। चाहे आज के टाइम में मैं तो ये बोलूंगी, ना तो लड़कियां सेफ है ना लड़के सेफ है। हम्म। तो पेरेंट्स थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं बिकॉज ऑफ दैट। और जो ये बोले कि हम ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, वी डोंट केयर, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव होना ही पड़ रहा है जो ये टाइम है, क्योंकि कोई ये बताएगा नहीं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई। तो एज सच सोसाइटी बड़ी अनसेफ है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों के साथ गुड टच, बैड टच, उनको, उनका प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रोटेक्शन के साथ साथ उन्हें ग्रो करना है, अपनी स्किल्स डेवलप करने हैं, अपने को एडल्ट बॉडी के लिए प्रिपेयर करना है। सो ये सारी बड़ी कांस्टेंट वर्किंग चाहिए इस पे, कांस्टेंट। पेरेंट्स का भी पूरा पूरा वो चाहिए। फिर भी ऐसा हो सकता है सब कुछ ध्यान करने के बाद भी कोई बच्चों को कुछ अपने इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बट हर बच्चा जो यू नो एक हमें समझना चाहिए कि एवरी चाइल्ड हु इज ग्रोइंग इनटू अ टीनेजर, इनटू एन एडल्ट, यू नो हम्म। उसका उसके ऊपर बहुत, उसकी फाउंडेशन में बहुत मेहनत लगती है, और बहुत सारा डेस्टिनी,
बहुत सारा एनवायरनमेंट, आपकी ये सब चीज़ें भी काम करती हैं उस बच्चे की लाइफ की रीशेपिंग में। बहुत सारी चीज़ें मैं और आप मिलके कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ आई ऐड ऑन टू दिस, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट एक वुमेन अपने आप को दे सकती है? मतलब वुमेन कह लो, गर्ल चाइल्ड कह लो, जो भी। सी एनी वुमेन, यंग और मैच्योर और एल्डरली, जिस भी स्टेज पे उसे ध्यान आए कि मुझे अपनी बॉडी को कोई गिफ्ट देना है, तो आई वुड सजेस्ट दैट गिव योर बॉडी अ रेस्ट एंड रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल? लाइक आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले जो बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हो, वो रेस्ट दे सकते हो। रेस्ट के बाद और रेस्ट तभी दोगे व्हेन यू रिस्पेक्ट योर बॉडी। तो हम सब फीमेल्स की आदत होती है अपनी बॉडी को ओवर यूज करने की। एब्यूज है एक तरह का बॉडी का ये। हम ओवर यूज करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं और फिर हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वी हैव टू गिव आवर बॉडी, वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर बॉडी। और सेल्फ केयर इज द बेस्ट गिफ्ट। वी हैव टू फाइंड स्पेस। स्पेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमें अपने आप को, जैसे आपने बोला, कुछ आवर्स, या चाहे वो आधा घंटा है चाहे 1 घंटा है, एक मी टाइम देना पड़ेगा। एक जोन देनी पड़ेगी जो मी जोन होगी, और उसी जोन में बैठ के अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को रेस्ट देना है। इफ यू आर गिविंग योर बॉडी अ रेस्टिंग टाइम, बॉडी की मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग वहीं से शुरू होगी। यू विल बी मोर बेटर इक्विप्ड टू फेस द वर्ल्ड। आप बेटर सॉल्यूशन निकाल पाओगे। आप बेटर अपने लिए नए स्किल्स ढूंढ सकते हो। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती। मैं जॉब संभाल रही हूँ तो मैं घर नहीं देख सकती। मैं दोनों कैसे करूंगी? बट देयर आर वुमेन जो दोनों काम कर रही हैं और उसके बाद भी कुछ कर रही हैं। उसके बाद भी अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रही हैं, अपने आप को डेवलप कर रही हैं, अपनी हॉबीज को मैनेज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं वो ये सब? वो इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मी टाइम दिया। दे हैव गिवन दे हैव रेस्पेक्ट गिवन रेस्पेक्ट एंड रेस्ट टू देयर बॉडीज। ग्रेट। अब हम नेक्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें कि आईवीएफ एंड मेनोपॉज और एजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बैक टू 2010 और 11 जाऊँ, तब आईवीएफ वाज जस्ट स्टार्टिंग, बिकॉज इनफर्टिलिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं तब। अगर थी भी तो बहुत कम परसेंटेज था, बट आज तो हर गली में आपको आईवीएफ सेंटर्स मिलेंगे। सो आइडियली ये 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था ड्यू टू लाइफस्टाइल, या कुछ और रीजन है कि नहीं वी हैव ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है जबरदस्ती का, कि नहीं ये हो See, सभी चीज को लोग इसी से लिंक कर रहे when I entered into the IVF world, हैं। at that time in 2004-5, there were only, 5 centers in Delhi, and technology was growing. ओके। और 2005 से लेकर 2013-14 के बीच में आईवीएफ में बहुत चेंजेस आए, अवेयरनेस बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी ग्रो करी और स्टेबल हो गई। हमने बहुत सारे जोन्स को कॉन्कर कर लिया, और हमें पता है कि एग के साथ में क्या मैक्सिमम हम कर सकते हैं, स्पर्म के साथ में या एम्ब्रो के साथ में हम क्या मैक्सिमम बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं टू गेट एन आईवीएफ सक्सेस रेट, जो पहले 3 आउट ऑफ 10 था, वो 7 आउट ऑफ 10 हो गया। हम्म। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जो लोगों में अवेयरनेस या आईवीएफ के लिए जो इंक्लिनेशन है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। ओके। व्हाई? बिकॉज़ अभी हमारे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का जो लेवल है, वो उतना बड़ा नहीं। हमारे यहाँ पर अब क्या हुआ कि लेट मैरेजेस शुरू हो गई। तो पहले मेरे पास 35, 36 ईयर के कपल्स आते थे, और उनकी शादी को 10 साल, 12, 13 साल, 15 साल हो गए। तो उन्हें समझ आ जाता था कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग ऑन देयर ओन। ये हुआ नहीं है, और छोटी-मोटी दवाई प्रोसीजर से भी नहीं हो रहा, और हमें कोई प्रोसीजर तो लेना ही पड़ेगा, लाइक आईयूए और आईवीएफ। बट अब क्या हो रहा है? कपल्स आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 35, 36,
और इवन 40, और सब लोग इतने एनर्जेटिक और यंग फील कर रहे हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। बट बायोलॉजिकल क्लॉक, एज वी हैव डिस्कस बिफोर, बायोलॉजिकल क्लॉक तो अपने टाइम पर ही चलेगी ना। हमें पता है कि हमें पीरियड्स आएंगे 8 से लेके 12 साल की उम्र पे। 25 पे बॉडी एक अलग तरह से बिहेव करेगी, 35 पे अलग, 40 पे अलग, और 45 से 50 के बीच में मीनोपॉज में जाएगी ही जाएगी। वो बॉडी का पैरामीटर और वो बॉडी का क्लॉक तो सेट है। बट अब क्या हो रहा है, जो 38 में शादी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिविंग सम 2 years टू देम। जैसे कि अब उस समय में उसका ओवेरियन रिजर्व ही एग्जॉस्ट हो चुका है बाय द टाइम। तो बहुत सारे कपल्स मेरे पास 28 या 29 में आते हैं, एंड सडनली उनका ओवरी का रिजर्व जो फीमेल्स का है वो एग्जॉस्ट हो रहा है या नियर एग्जॉशन है। बट अगर मैं उसको ये बोलूं 30 ईयर की एज में कि आपका ओवरी का रिजर्व खत्म हो गया है, आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ठीक है। सिमिलर वे में 40 ईयर ओल्ड वाले को हम ये बोलते हैं कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग योर फर्टिलिटी। अब ओवरी का जो मिनिमम मिनिमम उस पे काम कर रही है ओवरी, तो वहां पर भी पीपल दे वांट टू टेक सम टाइम। तो ये जो हमारे यहाँ पे बहुत सालों से एक हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स ही घर की बोल देती हैं यंग कपल को, अभी कुछ दिन देखो, वो हाँ। कुछ दिन देखने की वजह से बहुत प्रीशियस टाइम लूज हो रहा है। लेकिन साथ ही मैं ये नहीं बोलूंगी कि नंबर बढ़ नहीं रहा, साथ ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रही हैं, फटीग बढ़ रहा है बॉडी का, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बढ़ रही हैं, सबका जो वर्क एरिया है बहुत एग्जॉस्टिव होता जा रहा है, डिमांडिंग होता जा रहा है, हर कुछ डिमांडिंग है। इवन एग्जिस्टेंस ही डिमांडिंग हो रखी है कि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप एट पीस हो, आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं रहे हो, तो शायद आप जी ही नहीं रहे हो। तो अगर आप जी रहे हो तो आपको डेस्टिनेशंस की फोटोज डालनी है, सो एंड सो तरह से लाइफस्टाइल को चलाना है, ये और ये ऐसा आपके पास बैग होना चाहिए, और ये एक तो बहुत डिमांडिंग हो गया है। एंड दैट इज एक्सप्लेइंग ऑन अवर माइंड, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, एचपीओ एक्सिस, यानी कि विजन और हियरिंग हमारे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी हमारी ओवरीज को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम सब तरफ से अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वी आर टू मच इनटू एवरीथिंग, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, आवर माइंड इज रनिंग ऑल द टाइम एंड नॉट हैप्पीली, इन टेंशन। 20 ईयर ओल्ड बहुत टेंस है, मेरे और तुमसे ज्यादा। तो वो एग्जॉस्टेड है, उनकी बॉडीज एग्जॉस्टेड है। तो ओवेरियन और यू नो टेस्टिकुलर टिश्यूज तो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है बॉडी के, मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। दे हैव द यंग सेल्स इन देयर बॉडी, इन दैट पार्ट वी हैव यंग सेल्स, दे आर वेरी फ्रेजाइल। सबसे पहले अगर अफेक्ट होंगे तो वही होंगे, एंड जी। दैट इज वन बिग रीजन कि इश्यूज आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओवरियन रिजर्व होता है और वो डिप्लीट करता रहता है ओवर द टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। तो एक्चुअली ये रिजर्व स्टार्ट कब होता है, बचपन से या पुबर्टी से स्टार्ट होता है? और ये ओवर द टाइम डिक्रीज ही करता है मेरे हिसाब से जितनी कैलकुलेशंस है। तो क्या इसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन्स और थ्रू अवेयरनेस, या हमें उस रिजर्व के हिसाब से चलना चाहिए रिवर्स वे में? तो सी दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी हैव डिस्कस बिफोर, कि जैसे एक छोटे बच्चे को हम ये उसको उसको सिखाते हैं कि दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, उसी में टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमें ओवरी का रिजर्व मिला है, तो एक हमें बैंक मिला है बाय बर्थ, सारी फीमेल्स को एक बैंक मिला है, और उसमें जो एग नंबर्स हैं, वो जो नंबर है एग का नंबर, एक प्रिसाइज नंबर मिला है इन लैक्स, ओके। और वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट होता है। तो जिस समय एक प्यूबर्टी शुरू होती है, वो नंबर जो होता है रिड्यूस करके कुछ थाउजेंड्स में रह जाता है। अच्छा। उसके बाद एवरी मंथ, चाहे हम ओव्यूलेट करें या ना करें, वो नंबर डिक्रीज होता जाएगा ओहो। टिल द टाइम एज ऑफ 42 और 44 ईयर्स, उसे खत्म हो जाना है।
तो वो सेल ऑटोमेटिक सेल डेथ चलती है, ऑटोमेटिकली पेरिश होते रहते हैं। तो एक फीमेल अगर रेगुलर ओव्यूलेट करती है, कुछ लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत स्ट्रांग होती है, दे ओव्यूलेट रेगुलरली, तो भी वो 400 एग्स को ही यूज करेगी अपनी बॉडी के। और जो सारे थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सेल्स थे जो बर्थ में हमें मिले थे, वो सब ऑटोमेटिकली पेरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये ओवेरियन रिजर्व हमें क्यों मिला है? ये इसलिए मिला है कि फीमेल की बॉडी के ऊपर प्रेगनेंसी का बर्डन एक लिमिट तक ही रहेगा, जब तक उसकी बॉडी के अंदर यंग एनर्जी है। क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि अगर ऐसे फीमेल, जैसे पहले ज़माने में लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते थे और बच्चे पैदा करते जाते थे, तो बॉडी का एक दिन तो कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा। नहीं तो बाद में हार्ट और किडनी, जब हमारी एज हो जाती है, व्हेन वी हैव यूज्ड आवर बॉडी फॉर लाइक 40 इयर्स, यू नो, तो अब बॉडी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया है। तो उस पे अब प्रेगनेंसी का बर्डन ना पड़े और बॉडी अपने आप को नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए आराम से चलाए। अच्छा, तो अगर हमारे बॉडी में एक डिप्लीट होती है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी डिप्लीट हो जाती है जिसमें मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तो क्या लाइफ खत्म हो जाती है? मतलब सभी को लगता है कि मेनोपॉज मीन्स एंड ऑफ गोल्डन टाइम, और कहीं ना कहीं ये हमारी स्किन स्किन की हेल्थ, हेयर लॉसेस, वो सब स्टार्ट होने लगता है, मूड स्विंग्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, वो सारा स्टार्ट होता है। तो एस्ट्रोजन का बंद होना इज एन बुन और मतलब क्या? So I think we'll again repeat that word, ओके। evolution. सिमुलेशन। So she is in constant evolution. She is not going to go down. ये हमें अपने दिमाग को भी सिखाना है, अपने आसपास सबको भी बताना है कि she is in a constant evolution. I am in a constant evolution. So one phase में रह के आपको नेक्स्ट फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अगर आपने अपनी बॉडी को सपोर्ट और वेलनेस नहीं दिया पहले, तो सडनली 40 के बाद जब बॉडी हॉर्मोन्स के डिफरेंट फेज में जाएगी, ओवरी का फंक्शन बंद होना है, तो बॉडी देन सडनली बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगे, ओके। जिनको हम मेनोपॉजल सिम्टम्स का नाम देते हैं। हमारी बोन्स पे, हमारे हार्ट पे, हमारे स्किन के सेल्स पे, हमारे हेयर्स पे इफेक्ट आएगा। तो as I said, evolution is like she is in a constant evolution, and in every phase of life, from girl to young adult to menopausal woman, she has to prepare herself for the next phase. So कहते हैं ना, impermanence, like there is nothing permanent. ओके। And as such also, from the morning to evening, आपका दिन चेंज हो रहा है, आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपके इमोशंस, फीलिंग्स भी चेंज हो रही हैं। हो सकता है जैसा मॉर्निंग में आप फील करते हैं, वैसा आप इवनिंग में फील नहीं करते। राइट। जैसे सुबह हुई शुरुआत, आप नहीं भी चाहें तो भी रात होगी। चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल इवनिंग हो, वो खत्म होगी। बट दैट इज, वी शुड नॉट टेक इट इन दैट रिस्पेक्ट। लाइक पीपल दे एंजॉय इन द नाइट। देयर आर मेनी पीपल दे लव द नाइट, एंड उनके अपने एक शेड्यूल्स हैं, वो रात में ही रिलैक्स करते हैं, रात में एंजॉय करते हैं। नाइट इज सो पीसफुल, एंड दिस इज हाउ लाइफ इट इज। सो वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। सो विथ एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, अगर वो प्यूबर्टी की स्टेज थी और अच्छे से नहीं निकली, तो एडल्टहुड भी डिफिकल्ट जाएगा। अगर अगर यंग एज 20s अच्छे से हेल्दी नहीं बिताए हमने, तो कैरियर नहीं बनेगा, तो 30s अच्छे नहीं जाएंगे। हाँ। और 20s और 30s अगर हम हेल्दी और एक्टिव रहे, तो हमारे 40s 50s 60s भी अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली। हेल्दी जाएंगे। तो हमारी बॉडी में व्हाट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लेना चाहती हूँ, तो ईस्ट्रोजन्स हमारी ओवरी से निकलते हैं, यस, बट ओवरीज आर नॉट द ओनली सोर्स। तो ओवरी के अलावा भी हमारी बॉडी में एड्रीनल्स हैं और टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स हैं, जिनसे जिनसे ईस्ट्रोजन्स बनते हैं। ओके। तो जैसे ओवरी का फंक्शन अगर डिमिनिश होता है या कम हो जाता है, वो फंक्शंस भी टेक ओवर कर सकते हैं।
तो एड्रिनल उसमें बहुत बड़ा ऑर्गन है, उसके पास अपना जोन है सारे हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को डेवलप करने का। तो यहाँ पे आ जाता है रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड रोल ऑफ मसल्स इन द बॉडी, एंड दैट इज व्हाई दे से कि आफ्टर 40 आपका एक्सरसाइज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब हमें ईस्ट्रोजन निकालने के लिए बॉडी को एक अलग थेरेपी देनी है, एक्सरसाइज की। ओके वी हैव टू बिल्ड मसल्स फॉर द बॉडी, जो जो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन निकलेगा बॉडी की, वो जो बाकी जो बॉडी की फिटनेस है उस ईस्ट्रोजन से अपना काम चलाएगी। बट अगर हम वहां पर उस पे काम नहीं करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि ईस्ट्रोजन हमारी ओवरी पे डिपेंडेंट था, ओवरी का फंक्शन सब साइड कर गया, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमने कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वेलनेस भी नहीं क्रिएट किया, हमने बॉडी को सप्लीमेंट्स भी नहीं दे रखे हैं। तो रेगुलर इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स, एक पर्टिकुलर डाइट होती है जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ व्हेन दे लैंड अप इन मेनोपॉज, एंड आई टेल एवरीबडी हॉर्मोन्स थेरेपीज भी आती हैं, बट बहुत थोड़े लोगों को चाहिए वो। मैक्सिमम लोग बहुत आसानी से मल्टीविटामिन्स और पर्टिकुलर डाइट के साथ में वो फेज निकाल लेते हैं। यू हैव टू कांस्टेंट इंस्टिल सम गुड विटामिन्स एंड सम गुड थेरेपीज एंड एक्सरसाइज इन योर बॉडी, और आप अपनी बॉडी के हॉर्मोन्स को बना सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, चला सकते So what are those three three things which can help in हो। creating? सी वेरी वी ऑल नो दैट, एंड हम सब सुन भी रहे हैं, बॉडी को हमारी बॉडी क्या लूज करती है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। हमारी बॉडी ईस्ट्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैल्शियम मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन मेंटेन करता है। Hmm. ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी की हार्ट हेल्थ और हमारी किडनीज और लिवर की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमें अपनी डाइट में सबसे पहले हमारी डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा रहना चाहिए। ऑल द कलरफुल all the colorful vegetables are now for you. Okay. So the colors in life should not go away. Now should include, normally क्या होता है विद एज हम लोग लाइट कलर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, हमें कलर्स ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं मे बी, बट डाइट में कलर्स, एक्स्ट्रा कलर्स होने चाहिए नाउ। किसी भी फीमेल की डाइट में कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का बहुत रोल है। So your diet should have all the colors, all the purple, green, vegetables, जितनी भी हैं, टमेटोज, ऑल द कलर्स, जितने भी वेजिटेबल के कलर्स हैं, आप समझो आपके लिए एक मेडिसिन है वो। Okay. वो रहना चाहिए। फाइबर, वाटर इनटेक, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नट्स, जो कि आपको एक हेल्दी फैट आपको प्रोवाइड करें बॉडी को। इन सब के साथ में आपकी डाइट में कैल्शियम लेवल्स अच्छे होने चाहिए, आपको लेना चाहिए कैल्शियम, या तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए या कर्ड लीजिए या मिल्क लीजिए जो आपको सूट करता है। गट को लाइट रखें, Okay. गट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बॉडी को इजी रखना है, बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना। एंड आप सब लोगों को अपने जो शेड्यूल्स और टाइमिंग्स हैं वर्किंग, वो भी अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी कर लेने चाहिए। और व्हाट यू शुड इंक्लूड इज एक्सरसाइजेस। बिल्ड योर मसल, प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाइए, मसल की स्ट्रेंथ क्रिएट करिए, और यू विल बी बेटर, यू विल फील कि यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर पास्ट। Okay. Great. तो एट दिस स्टेज मुझे एस्ट्रोजन सप्लीमेंट लेना भी तो है, तो भी आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड एज पर माई बॉडी रिक्वायरमेंट इट शुड बी टेकन। सी राइट नाउ hormone therapy is a very careful topic, and anyone should not jump on hormone intake random, because ज्यादातर लोगों को हार्मोन की जरूरत नहीं है, and just keeping your body well supplemented with good exercise is enough for them. Now who should take hormones, उसको हम डिसाइड करते हैं by taking care of BMI, आपका न्यूट्रिशनल स्कोर देखते हैं, आपकी बॉडी के बाकी पैरामीटर्स को देखते हैं, देन वी डिसाइड कि इन्हें हार्मोन इनटेक देना है कि नहीं। सपोज इफ यू आर लूजिंग योर बोन हेल्थ एंड यू आर लैंडिंग अप इन फ्रैक्चर्स, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ सप्लीमेंटेशन से वहां पे शायद काम ना चले,
और बॉडी को हमें थोड़ा हार्मोन सपोर्ट भी देना पड़ेगा, बट आफ्टर एनालाइजिंग द होल बॉडी एज ए पर्सन वी हैव टू कीप इन check all the things and then we decide who should take a hormone therapy and who should not. And definitely with any hormone intake, if you are taking, you have to be very careful कि बॉडी को एक रेगुलर स्क्रीनिंग्स और टेस्ट की भी जरूरत होती है. Okay, so we are now at the rapid fire round, जिसमें कि for each question there will be two answer, myth, fear, truth. Okay, so I'm starting. First कि अगर बॉडी में एस्ट्रोजन कम होता है that impacts our skin and hair. It's the truth. Definitely, with aging, it happens. But then we have to take care of our supplement our body for that. It means the truth is that we are losing estrogen. The fact is we have to supplement nutrients to cover it. Second, pregnancy is possible during early menopause. Rare. It's very rare. Early menopause, it's very, very rare. थर्ड इज एस्ट्रोजन के बिना कोलेजन की ग्रोथ भी नहीं होती, तो स्किन सेलिंग इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोजन डिप्लीट. Yeah, it's the truth. And then again, as I told you, we need supplement, we need exercise. Exercises, it has been said, और ये देखा भी है और ये हो रहा है. आप खुद भी करेंगे एक्सरसाइज तो आप देखेंगे कि आफ्टर द एक्सरसाइज जो पोस्ट एक्सरसाइज फ्लश ऑफ ब्लड है टू योर स्किन, वो बहुत रिजुमिनेटिंग है. गेट नेक्स्ट इज क्रैम्प्स, एक्ने, हेयर ग्रोथ ऑन फेशियल हेयर ग्रोथ जो होते हैं, दे आर overflow of a story. Yeah, definitely. Yes, truth. Diamond necklace won't fix it, hormone balance will fix. Hormone balance will fix it. As you said, what is the best gift of Laikola Bush, your question? So there is one more question which is left. Ki what is the best gift a woman can give it to herself? अगर आपकी क्वेश्चन लोगों से पूछे तो शायद कोई बोलेगा डायमंड, कोई बोलेगा वेरी गुड वेकेशन, कोई बोलेगा स्पा ट्रीटमेंट. बट व्हाट आई डू सजेस्ट, बेस्ट गिफ्ट एवरी डे, इट शुड बी एवरी डे गिफ्ट. एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन दैट सी आज का वो गिफ्ट मैंने अपनी बॉडी को दिया कि नहीं दिया. दैट इज़ द रेस्पेक्ट एंड रेस्ट. रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड गिव रेस्ट टू योर बॉडी. क्योंकि अगर हम ओवर यूज़ करेंगे अपनी बॉडी को, ओवर एग्जॉस्ट करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है खुद ही परेशान होके हमको फिर से परेशान कर. Okay. So as you know that Pradna, that you know that you are facing, you must be seeing that एक कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल्स के साथ होती है कि व्हेन दे टेक केयर ऑफ हाउस, उनको जॉब नहीं, उनको लगता है जॉब नहीं कर पाएंगे ठीक से. जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है हम घर नेग्लेक्ट कर देंगे या नहीं कर पा रहे. बट देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स जो घर को, अपनी जॉब को और उसके साथ साथ अपनी कुछ हॉबीज़ को भी मैनेज कर रही हैं. यू नो दिस, इफ दे कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट. Yes. To conclude, what I understood till now is body for our own body is the best learner. So it's our responsibility to track them or take them to the right track. That's the only fix which will give long-term benefit to all of us. Yes, definitely.